हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। 2 दिन बाद मेरी शादी की तारीख थी। ये शादी पूरी तरह से मेरे माता पिता की मर्जी से हो रही थी। मैं भी अपने माँ बाप के फैसले से खुश थी और उनके निर्णय को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं था कि ये रिश्ता मेरे माता पिता की पसंद और मर्जी का है, क्योंकि मैंने कभी भी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा था। बाहर की दुनिया और लोग कैसे होते हैं, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैंने अपनी माँ से हमेशा यही सुना था कि बाहर की दुनिया बहुत जालिम है, इसलिए कभी भूल कर भी इस दुनिया में कदम मत रखना। यही वजह थी कि मैं बहुत हद तक डरपोक भी थी। मुझ में आत्मविश्वास की बहुत कमी थी और इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि मैं बाहर बहुत कम निकलती थी। अगर कभी किसी से बात करनी पड़ जाती तो बहुत मुश्किल से कर पाती थी। माँ के मुंह से मैं अक्सर यही सुना करती थी कि पता नहीं मैं दूसरे घर जाकर कैसे गुजारा करूंगी। अब जबकि मेरी शादी को सिर्फ 2 दिन बचे थे, यही बात मुझे डरा रही थी कि पता नहीं मेरे आने वाली जिंदगी कैसे गुजरेगी। मगर मैं अपने माता पिता के फैसले को मान चुकी थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि वे मेरे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। पापा मेरी शादी के दिन बहुत खुश थे। उन दिनों उनकी तबीयत काफ़ी खराब थी, फिर भी वे शादी के तमाम काम खुद ही देख रहे थे। मेहमानों से लेकर खाने तक की व्यवस्था का ध्यान पापा ने खुद ही रखा था। वे हर चीज़ के लिए दौड़ धूप कर रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि वे अपनी खुशी को किस तरह मनाए, क्योंकि मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। मैंने दोनों भाई मुझसे छोटे थे और हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। मगर पापा मेरी शादी के लिए सालों से पैसे जमा कर रहे थे ताकि वे अपनी जिम्मेदारी खुशी खुशी निभा सके। आज वह दिन आ ही गया था तो पापा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उनकी जोड़ी हुई रकम से शादी पूरी तैयारी मुमकिन नहीं हो पा रही थी। इसलिए उन्होंने मेरी शादी के लिए कर्ज भी लिया था। इस तरह मेरी शादी की वजह से पापा कर्ज में डूब गए थे। मुझे इस बात का पूरा एहसास था कि पापा मेरी शादी की वजह से कर्ज में डूब चुके हैं। मैं ये भी जानती थी कि पापा के लिए ये कर्ज उतारना बहुत मुश्किल होगा। इस बात से मैं बहुत दुखी थी। खैर, मेरी शादी बहुत धूमधाम से हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में सभी ने बहुत शानदार स्वागत किया। मेरे ससुराल वाले मुझे लेकर बहुत खुश थे। मैं भी तो बहुत सुंदर, बड़ी काली काली आंखें, दूध जैसी सफ़ेद रंगत, सरहरा बदन और कमर तक लंबे घने बाल। यही वजह थी कि मेरी माँ ने मुझे घर से बहुत कम बार निकाला था। जैसे ही मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, मेरे माता पिता को मेरी चिंता सताने लगी। उन्हें मेरी खूबसूरती से डर लगता था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। मेरे पति ने मेरी तस्वीर तो पहले ही देख रखी थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे सामने देखा तो दिल थाम कर रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की उनकी पत्नी बन गई है। शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरे अंदर से सारा डर निकल गया। मैं बहुत खुश थी और भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मुझे इतना प्यार करने वाला जीवन साथी दिया। शादी का पहला दिन खुशी खुशी बीत गया, लेकिन अगले ही दिन मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगा। दर्द मामूली सा, इसलिए मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। शादी के कुछ दिन पहले भी मुझे ऐसा ही दर्द हुआ था, लेकिन कुछ देर बाद वह अपने आप ठीक हो गया था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। दर्द कुछ देर तक चला और फिर अपने आप बंद हो गया। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आज मेरी ससुराल में दूसरा दिन था। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था, इसलिए मैं किसी से कह भी नहीं सकती थी कि मेरी तबीयत खराब है। मुझे लगा कि अगर मैंने कुछ कहा तो हर कोई यही कहेगा कि नई दुल्हन की तबीयत खराब हो गई है। बस यही सोचकर मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। कुछ देर बाद मेरे मायके वाले भी मिलने आ गए, लेकिन मेरे पेट में दर्द बार बार उठ रहा था, जिससे मुझे बेचैनी होने लगी थी। मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत धीरे धीरे और भी ज़्यादा खराब हो रही है, लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त कर रही थी। धीरे धीरे मेहमान आते गए और मुंह दिखाई की रस्म होती रही, लेकिन दर्द था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं जैसे तैसे खुद को संभालते हुए चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाकर बैठी रही। पूरा दिन इसी दर्द में गुजर गया। रात होते होते घर में मेहमानों की भीड़ कुछ कम हुई तो मेरी सास ने मुझे आराम करने के लिए
मेरे कमरे में भेज दिया। कमरे में आकर मैंने चैन की सांस ली। सुबह से लगातार बैठे रहने के कारण मेरी कमर अकड़ गई थी और पेट का दर्द भी तेज हो गया था। कमरे में आकर मैं खामोशी से लेट गई और दर्द से कम होने का इंतज़ार करने लगी। मुझे लगा कि शायद ये दर्द खुद ही चला जाएगा। कुछ देर बाद वैसा ही हुआ। दर्द धीरे धीरे कम हो गया और बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैंने सोचा कि शायद बाजार के खाने पीने की वजह से पेट में दर्द हुआ होगा। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। दर्द कम होते ही मुझे नींद आ गई। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति रोहित कब कमरे में आया, लेकिन उसने मुझे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप मेरे पास आकर लेट गया। अगले दिन भी मेहमानों का आना जाना लगा रहा, लेकिन भगवान की कृपा थी कि आज मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। मैंने भी यही समझा कि शायद यह दर्द सिर्फ खराब खाने की वजह से हुआ था। शादी का तीसरा दिन था। शादी के हंगामे में सब लोग थक चुके थे और घर के सभी सदस्य आराम कर रहे थे। सभी लोग देर से उठे थे। मैं नई दुल्हन थी, इसलिए किसी ने मुझे भी जगाना ठीक नहीं समझा। करीब 12 बजे मेरी आंख खुली तो मेरी ननद मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गई। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे से बाहर आई और घरवालों के साथ बैठ गई। तभी मुझे अपनी तबीयत फिर से थोड़ी ढीली मालूम होने लगी, मगर मैंने उसे अपना वहम समझकर झटक दिया और सबके साथ हंस बोलकर समय बिताने लगी। जाहिर है शादी का घर था, कुछ ना कुछ मेहमान तो अभी भी मौजूद थे। रोहित की दूसरे शहर से आई हुई बुआ भी अब तक घर में मौजूद ही थी। वह मुझे ऊपर से नीचे तक गौर से देख रही थी। उनके घूरने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, क्योंकि जिस तरह से वह मुझे घूर रही थी, अच्छे से अच्छा इंसान भी ऐसे देखने से नर्वस हो जाता। यही वजह थी कि वहाँ बैठकर मुझे और भी ज़्यादा बेचैनी महसूस होने लगी। तो मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई, क्योंकि अब वहाँ बैठना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। पेट का दर्द भी फिर से बढ़ने लगा था। ऊपर से बुआ की नज़रें मुझे शरीर के आर पार होती हुई महसूस हो रही थी। कमरे में आकर मैंने थोड़ा सुकून की सांस ली। दोपहर हो चुकी थी तो मैं कुछ देर सोने के इरादे से बिस्तर पर लेट गई और यही सोचा कि इस तरह मेरे दर्द को कुछ आराम मिलेगा। जाने कब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। शाम को मेरी आंख खुली। कुछ देर तक मैं बिस्तर पर ही लेटी रही। उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, मगर मैं नई नई दुल्हन थी, मुझे हर कदम सोच समझकर उठाना था। मायके में तो जब मन करता तब सो जाती थी। जब हाथ मुंह धोकर कमरे में आई तो अचानक मुझे अपने पेट में दोबारा से दर्द महसूस हुआ। मैंने उसे इग्नोर कर दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे पेट का दर्द कम हो जाए। मगर इस बार दर्द कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ता चला गया था। पेट में होने वाले दर्द ने तेजी पकड़ ली थी। मेरी हालत खराब होती जा रही थी। मेरे अंदर अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि किसी को आवाज़ लगाकर बता सकूं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। रोहित भी उस समय घर में मौजूद नहीं था। काफ़ी देर इसी तरह दर्द की तेजी से तड़पते हुए बीत गई। काफ़ी देर बाद रोहित घर आया तो उसने मेरी होती खराब तबीयत देखकर मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछा, क्योंकि मेरा चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। मेरे पति ने मेरी ये हालत देखी तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की जिद करने लगा। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, तो मैंने उससे घर में ही मौजूद कोई पेट दर्द की दवा मंगवाई। वह खामोश हो गया और घर में ही मौजूद पेट दर्द की दवा लाकर मुझे दे दी। मगर दवा खाकर भी मेरे दर्द को आराम नहीं मिल रहा था। हाँ, थोड़े समय बाद दर्द की तेजी में कमी जरूर आई, लेकिन पूरी तरह से नहीं रुका। फिर भी मैंने सुकून की सांस ली। 1-2 घंटे सुकून से गुजर गए और मेरा पति रोहित भी अब रिलैक्स हो गया था। सब ने मिलकर रात का खाना खाया, लेकिन मैंने बस नाम के लिए थोड़ा सा ही खाया, क्योंकि दर्द मुझे अभी हल्का हल्का महसूस हो रहा था। रोहित ने कहा, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम कमरे में जाकर आराम करो। मैं भी तुरंत उठकर कमरे में आ गई, क्योंकि मेरा भी लेटने का मन कर रहा था। अभी लेटे ही वह कुछ ही देर बीती थी कि अचानक पेट में दर्द की तेज लहर उठी और मेरी चीख निकल गई। सभी लोग मेरे कमरे में आ गए। मेरी हालत देखकर रोहित परेशान हो गया था। उसने मुझे डांटते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन तुम नहीं मानी। शादी का तीसरा ही दिन था और मैं उसके साथ जाने से झिझक रही थी, मगर रोहित ने मेरी एक न सुनी और मुझे तैयार होने के लिए कहा
और खुद भी तैयार होने लगा। मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो सासू माँ भी मेरी तबीयत को देखकर परेशान थी। उन्होंने आशीर्वाद देकर हम दोनों को डॉक्टर के पास भेज दिया। डॉक्टर के पास पहुंचकर हम दोनों अपने नंबर के इंतजार में बैठ गए। अस्पताल में तरह तरह के मरीज आए हुए थे। किसी को अस्पताल में आकर राहत मिल रही थी तो कोई अपनों के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था। मेरे पेट में अब इतनी तेज दर्द था कि मुझे बैठा ही नहीं जा रहा था। दर्द की शिद्दत से मैं टहलने लगी। मुझे किसी भी पल चैन नहीं मिल रहा था। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रोहित मेरी बिगड़ती तबीयत देखकर और भी ज़्यादा परेशान होता जा रहा था। जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो मेरी बारी का इंतजार किए बिना ही रोहित डॉक्टर के पास पहुंच गया और उसने बात की। डॉक्टर ने तुरंत ही मुझे इमरजेंसी में भेज दिया और मेरी जांच शुरू की। उन्होंने पूछा कहाँ दर्द हो रहा है। मैंने अपने पेट के उसी हिस्से पर हाथ रखकर बताया जहाँ दर्द हो रहा था। डॉक्टर को मेरे पेट के दर्द की वजह समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ दवाई देकर हमें घर भेज दिया। घर आकर मैंने दवाई खाई तो थोड़ा सुकून मिला और मैं सो गई। सुबह तक दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था। मैं पहले की तरह ठीक महसूस कर रही थी, मगर फिर शाम होते होते मेरी तबीयत फिर से बिगड़ गई और मुझे दोबारा अस्पताल ले जाया गया। इस बार डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड करने की सलाह दी और कहा कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर ही कुछ कहा जा सकता है। साथ ही ये भी कहा कि अल्ट्रासाउंड अभी इस समय करवाना होगा। कुछ देर बाद मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आने में अभी कुछ समय बाकी था। मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। उसी समय मुझे दोबारा से इमरजेंसी में ले जाया गया और डॉक्टर ने मुझे दर्द कम करने के इंजेक्शन लगा दिए। कुछ देर बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर रिपोर्ट लेकर मेरे पास आई। रोहित भी वहीं बैठा हुआ था और मैं अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर के चेहरे पर तनाव आ गया। वह काफ़ी देर तक रिपोर्ट को देखती रही मगर कुछ नहीं बोली। आखिरकार रोहित ने ही डॉक्टर से पूछा, रिपोर्ट में क्या आया है डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने जो कुछ कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। रोहित भी फटी फटी आंखों से डॉक्टर की तरफ देखने लगा। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉक्टर क्या बोल रही है। एक पल के लिए तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि डॉक्टर ने आखिर क्या कह दिया, और जब थोड़ी देर बाद डॉक्टर की कही बात मुझे समझ आई तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे मेरे शरीर में जान ही ना हो। रोहित पहले तो डॉक्टर को फटी फटी आंखों से देखता रहा, फिर उसने तेज नज़रों से मेरी ओर देखा कि मुझे ऐसा लगा कि जमीन फटे और मैं उसी में समा जाऊं। रोहित की आंखों में मेरे लिए साफ साफ अविश्वास दिख रहा था। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई चोर हूं, और मैं बस इस समय हालात को समझाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर डॉक्टर की बात के जवाब में क्या बोलूं या अपने पति रोहित को क्या उत्तर दूं। मेरा दिमाग तो जैसे सुन्न हो गया था। मेरी दुनिया एक पल में ही घूम कर रह गई थी। डॉक्टर ने कहा, कुछ महीने पहले तुमने अपनी प्रेगनेंसी गिरवाई थी, इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। मेरी शादी को अभी सिर्फ 3 ही दिन हुए थे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? रोहित ने डॉक्टर से कहा, अभी हमारी शादी को सिर्फ 3 दिन हुए हैं। तो डॉक्टर हैरान हो गई और मुझे नफरत भरी नज़रों से देखने लगी, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। डॉक्टर ने कहा, इस बारे में तो आप अपनी पत्नी से ही पूछे, न जाने कहाँ कहाँ गुल खिला कर आई हैं। डॉक्टर के मुंह से अपने लिए ये सब सुनकर पूरा कमरा घूमता हुआ महसूस हुआ। रोहित ने मुझे खून भरी नज़रों से घूर रहा था और मैं मुजरिम न होते हुए भी उसके सामने सर झुकाए बैठी थी। वार्ड में मौजूद नर्सें भी मुझे देखकर एक दूसरे के कानों में कुछ फुसफुसा रही थी और डॉक्टर मेरी तरफ नफरत भरी नज़रों से देख रही थी। रोहित काफ़ी देर तक खामोश बैठा जमीन को घूरता रहा। मैं अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। डॉक्टर ने मुझे कुछ कहने का मौका ही कब दिया था? उन्होंने तो सीधे मेरे चरित्र पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। मैं बस शोक की स्थिति में बैठी थी। मुजरिम न होते हुए भी मैं अपने पति से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बेगुनाही का यकीन कैसे दिलाऊं। मुझे इस समय अपनी माँ की बातें याद आने लगी, जब वे मेरी कम बोलने की आदत से परेशान हो जाती थी। वे यह भी जानती थी कि मुझ में आत्मविश्वास की बहुत कमी है। मुझे अपने लिए बोलना ही नहीं आता
और आज जब इतना बड़ा इल्ज़ाम लग चुका था, जब मेरे चरित्र पर उंगली उठाई जा रही थी, तब मेरे होठ सिल चुके थे। मेरा दिमाग जैसे बिल्कुल ही सुन्न हो चुका था। आज मुझे अपनी माँ की कमी का एहसास हुआ कि मैंने अपने लिए बोलना कभी क्यों नहीं सीखा। कुछ देर बाद एक नर्स आकर मुझे ड्रिप लगा गई ताकि मेरे पेट का दर्द रुक सके। वह ड्रिप लगभग 2 घंटे में ख़त्म हुई। ये 2 घंटे मेरे लिए किसी सूली पर लटकने जैसे थे। सामने रोहित जमीन पर नजरें गड़ाए बैठा था और मैं अब तक डॉक्टर की इस बात पर हैरान थी कि मैं कभी प्रेग्नेंट ही नहीं थी। फिर भला डॉक्टर इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती थी। ड्रिप खत्म हुई तो रोहित मुझे लेकर घर आ गया। मैं लड़खड़ा रही थी। मुझे अपने पति की लाल आंखें और गुस्सा देखकर खौफ महसूस हो रहा था। प्रेग्नेंट होना तो बहुत दूर की बात थी। मुझे तो मेरे पति के अलावा किसी ने कभी हाथ भी नहीं लगाया था। मैं बिल्कुल पवित्र थी, तो भला डॉक्टर ये बात कैसे कह सकती हैं। सोच सोचकर मेरा सिर दर्द करने लगा था। रोहित मुझे लगभग घसीटते हुए घर लेकर आया। मैं अपने कमरे में चली गई और रोहित सीधे अपनी माँ के कमरे में चला गया। उसने मुझसे इस बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा। शायद वह डॉक्टर की बात पर भी विश्वास कर चुका था। उसने मुझे अपनी सफाई देने का एक मौका तक नहीं दिया। मैं अपने कमरे में बैठी इस बात को लेकर परेशान हो रही थी कि न जाने अब आगे क्या होगा। इसी उधेड़ बुन में बैठी आंसू बहा रही थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और रोहित के साथ अपनी माँ भी कमरे में दाखिल हुई। कमरे में आते ही रोहित की माँ ने मुझे कोसना शुरू कर दिया। कैसी चरित्रहीन बहू हमारे पल्ले पड़ गई हैं। उन्होंने मेरे सामने ही मेरी माँ और पापा को फ़ोन लगाया और उन्हें न जाने कितनी बातें सुनाई। साथ ही ये भी कहा, आकर अपनी बेटी को ले जाओ। हम ऐसी आवारा और चरित्रहीन बहू को अपने घर में नहीं रख सकते। इस मामले में रोहित बिल्कुल खामोश खड़ा था। वह बस चुपचाप अपनी माँ को मेरी माँ और पापा से बातें करते हुए सुन रहा था। मेरी आत्मा जैसे अंदर ही अंदर चीख रही थी। मैं अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। हाँ, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे किसी ने एक शब्द भी नहीं पूछा और सीधा अपना फैसला सुना दिया। लेकिन इस समय मुझे अपनी परवाह नहीं थी। सबसे ज़्यादा चिंता मुझे अपने माँ बाप की थी। ये सब सुनकर उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। मैं जानती थी कि मेरे पापा ने मेरी शादी कितनी मुश्किलों से की थी, कितनी जगहों से उन्हें कर्ज लिया था। कर्ज उतारना तो दूर की बात है, उन्हें अभी तक ये भी नहीं पता था कि आखिर कितना कर्ज चढ़ चुका है। शादी के तीसरे दिन ही तमाशा हो गया था। मेरी सांस लगातार मुझे ताने दे रही थी और ना जाने कौन कौन से घटिया शब्द मेरे लिए इस्तेमाल कर रही थी। रोहित की आंखों में खून उतर आया था। वह मुझे नफरत और गुस्से भरी निगाह से घूर रहा था। वह तो मुझे तलाक देने के लिए तैयार बैठा था। बस मेरे मम्मी पापा के आने का इंतजार कर रहा था। मैं डरी सहमी एक कोने में मुजरिम बनकर खड़ी थी। मेरी सांस तो भगवान का शुक्र मना रही थी कि जल्दी उनकी मुझसे जान छूट जाएगी। कुछ देर बाद मेरे मम्मी और पापा बदहवासी की हालत में मेरी ससुराल पहुंच गए। हम सब लोग उस समय हॉल में मौजूद थे। हर तरफ से मुझ पर ताने पड़ रहे थे। यहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति मुझे चुपती और नफरत भरी निगाहों से घूर रहा था। मैं बस कोने में सिकुड़ी सिमटी खड़ी रोए जा रही थी। बस रोना ही मेरा सहारा था। इसके अलावा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। रोहित की बुआ भी मुझे बदचलन और चरित्रहीन जैसे शब्दों से नवाज रही थी। वे मेरी सांस से कह रही थी, मैंने लाख मना किया था कि अनजान लोगों में शादी मत करो, मगर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी और अपने बेटे की शादी अनजान लोगों में कर दी। रोहित की बुआ इस शादी के खिलाफ थी क्योंकि वे रोहित की शादी अपनी मर्जी से करवाना चाहती थी। लेकिन मेरी सांस जिद पर अड़ी थी कि वे रोहित की शादी अपनी पसंद से करेंगी। इसी वजह से दोनों ननद भाभी के बीच पहले से ही नाराजगी थी। अब तो रोहित की बुआ को मौका मिल गया था कि मेरी सांस को गलत साबित कर सके। जैसे ही मेरे मम्मी पापा ने हॉल में कदम रखा, मैं भागकर उनके पास चली गई और उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी मुझे चुप कराने लगी, मगर मेरे रोने की रफ्तार और तेज हो रही थी। इतने घंटे तक जो कयामत मुझ पर बीती थी, अब आंसुओं के रूप में बाहर आने लगी थी। मैंने मम्मी पापा को मेरी सांस ने अपने सामने बिठाकर न जाने कितनी बातें सुनाई। वे गुस्से में कहने लगी, आपने क्यों अपनी बदचलन बेटी को हमारे माथे मढ़ दिया।
मेरी माँ मेरे चरित्र को कसते खा रही थी, लेकिन पापा का सिर शर्म से झुका हुआ था। उस पल मेरे पापा मुझे और भी ज़्यादा कमज़ोर और बूढ़े नजर आने लगे थे। मेरी मम्मी मेरी सास और मेरे पति को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है, हमारी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मगर वे लोग कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थे। उनकी बस एक ही रट थी, अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, हम उसे अब इस घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। रोहित का भी गुस्से में बुरा हाल था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मेरे पापा के हाथ में दे दिया और गुस्से से कहा, आप इसे यहाँ से ले जाइए, मैं इसे अब और अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ ही दिनों में आपके घर तलाक के पेपर भी आ जाएंगे। तलाक की बात सुनते ही मेरे पापा ने रोहित के पैरों में सिर रख दिया और उसने कुछ समय ही मोहलत मांगी। मेरे पापा की हालत देखकर रोहित को थोड़ी दया आ गई और वह कुछ दिनों की मोहलत देने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, मैं आपको और आपकी बेटी को थोड़ा समय देता हूँ। अगर आप लोग अपनी बेटी की बेगुनाही साबित नहीं कर सके तो फिर मैं इसे तलाक देकर आपके घर भेज दूंगा। मेरे और मेरे मम्मी पापा के लिए ये थोड़े समय की मोहलत भी बहुत बड़ी थी। इतने समय में मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकती थी। मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर घर आ गए। घर में अलग ही कोहराम मचा हुआ था। अभी शादी को सिर्फ तीसरा दिन ही हुआ था और मेरे पति की जुबान पर तलाक की बातें थी। ऊपर से मेरे चरित्र पर भी कीचड़ उछाला जा चुका था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। मेरे भाइयों ने जब डॉक्टर की कही हुई बात सुनी तो वे गुस्से में पागल हो गए। वे मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े और गुस्से में बोले, तुमने सारे जमाने में हमारी नाक कटवा दी, हमें कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। लेकिन मैं बस रोई जा रही थी। जब अपने पति और सास को ही कोई सफाई नहीं दी थी तो अपने भाइयों को क्या सफाई देती। मेरे मुंह से एक ही शब्द नहीं निकल रहा था। मम्मी और पापा ने बीच में आकर मेरे भाइयों को रोक लिया। देखते ही देखते ये खबर पूरे खानदान में फैल गई थी। मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ये सुनकर सबने दांतों तले अंगुलियां दबा ली। मम्मी पापा रात भर अपने कमरे में बैठे इसी बात पर चर्चा करते रहे कि अब मेरा भविष्य क्या होगा, और मैं अपने आने वाले कल के बारे में सोच सोचकर परेशान थी। पूरी रात जागते हुए आंखों में ही कट गई। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिल रहा था। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मम्मी पापा पहले से तैयार बैठे थे। मुझे देखकर मम्मी ने कहा, तुम भी तैयार हो जाओ। मैंने मम्मी पापा से कोई सवाल नहीं किया और दोबारा अपने कमरे में जाकर तैयार हो गई। अब हुलिया ठीक करके जब मैं बाहर आई तो मम्मी ने बताया, हम तुम्हें दोबारा उसी डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं ताकि तुम्हारा फिर से चेकअप करवाया जाए। मेरे मम्मी पापा को इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है। उन्हें मुझ पर भरोसा था क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी उनके सामने ही गुजरी थी। मम्मी पापा मेरे चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ थे। वह चाहकर भी मुझ पर शक नहीं कर सकते थे। रात भर बैठकर उन्होंने यही सोचा था कि उस डॉक्टर से फिर से दिखाया जाए ताकि सच्चाई खुलकर सामने आ सके। हम लोग दोबारा अस्पताल पहुंच चुके थे। मेरे पापा ने रोहित को भी फ़ोन करके अस्पताल बुला लिया था। रोहित आना नहीं चाहता था मगर पापा के बार बार जोर देने पर वह खामोशी से आ गया। अस्पताल में जब मेरा सामना रोहित से हुआ तो उसने मेरी ओर देखना भी गवारा नहीं किया। मैं अपने आंसू पीकर रह गई। जब हमारा नंबर आया तो मैं मम्मी के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर मुझे देखते ही पहचान चुकी थी, मगर जब मेरी माँ ने डॉक्टर को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी बेटी शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई हो, मैंने भी डॉक्टर से बहुत मिन्नत की और कहा, मैं बिल्कुल पवित्र हूँ, प्रेग्नेंट होना तो दूर की बात है। डॉक्टर भी ये सुनकर कुछ सोच में पड़ गई। फिर उन्होंने दोबारा से मेरा अल्ट्रासाउंड लिख दिया। मैं मम्मी के साथ दोबारा अल्ट्रासाउंड रूम में चली गई। अल्ट्रासाउंड करवा कर बाहर आई तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ देर बाद रिपोर्ट लेकर मिले। वह समय मेरे लिए किसी सूली पर लटकने जैसा था। अगर आज भी रिपोर्ट में नहीं निकला तो मेरा घर तबाह और बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। यही वजह थी कि मेरा दिल भगवान से रो रो कर प्रार्थना कर रहा था कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक हो और जो सच है वही सबके सामने आए, वरना मेरा घर बर्बाद हो जाता, साथ ही मेरी बहुत बदनामी भी होती। मैं समाज में बदनाम होकर रह जाती। ये बदनामी का दाग था जो जिंदगी भर मेरे दामन से नहीं छूट सकता था।
कुछ न करने के बावजूद मैं अपनी नज़रों में मुजरिम बनी हुई थी। उस समय कोई भी मेरे दर्द को नहीं समझ सकता था। अपनी आंखों में मैंने अपने लिए अविश्वास देखा था, जिसकी वजह से मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। कुछ देर बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट लेकर मैं डॉक्टर के पास गई। इस बार मेरे साथ सिर्फ मेरी माँ थी। मेरे पापा और मेरे पति बाहर ही मौजूद थे। कुछ देर बाद मेरी सांस भी अस्पताल पहुंच चुकी थी। उनकी जुबान पर तो बस यही था कि अब कौन से डॉक्टर को दिखाना बाकी रह गया है। वे रोहित को कह रही थी, इस चरित्रहीन लड़की को तलाक देकर मामला खत्म करो। मगर शायद रोहित को भगवान का डर था। वह तलाक देने से पहले अच्छी तरह से सब कुछ छानबीन करना चाहता था, ताकि कहीं उसके हाथों कोई गलत फैसला ना हो जाए। इसलिए वह अपने आप को रोके हुआ था। मैं मुजरिमों की तरह डॉक्टर के सामने सिर झुकाए बैठी थी। कुछ ही देर में डॉक्टर के पास मेरे पति और सास भी आ गए और मेरे पीछे मेरे सारे घरवाले खड़े थे। डॉक्टर के मुंह से निकलने वाले शब्द मुझे नई जिंदगी भी दे सकते थे या फिर मुझे मौत की गहराइयों में भी फेंक सकते थे। मेरी जिंदगी की डोर अब डॉक्टर के हाथ में थी और मैं डॉक्टर के फैसले का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर तक डॉक्टर मेरी रिपोर्ट देखती रही। फिर उन्होंने मेरी पिछली रिपोर्ट मांगी। मैंने अपने बैग से निकालकर वो रिपोर्ट डॉक्टर को दे दी। डॉक्टर बहुत देर तक खामोशी से दोनों रिपोर्ट को चेक करती रही। उनके चेहरे पर अजीब से हाव भाव थे। कुछ देर बाद उनके चेहरे पर चौंकाने वाले भाव आ गए, जैसे कुछ गलत हो गया हो। डॉक्टर ने मेरी आज की रिपोर्ट मेरे सामने रखते हुए कहा, आपके पेट में दर्द की वजह बाहर का खाना था, जिसकी वजह से आपके लीवर में सूजन आ गई थी, इसलिए आपको इतना दर्द हो रहा था। आप प्रेग्नेंट नहीं थी। यह सुनकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। मेरी सास ने फौरन सवाल किया, लेकिन पिछली रिपोर्ट में तो आपने बताया था कि वह प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा, पिछली रिपोर्ट नाम की वजह से गड़बड़ हो गई थी। आपकी बेटी का नाम नेहा शर्मा है और जिस औरत की रिपोर्ट मेरे पास थी उसका नाम भी नेहा शर्मा था। फिर डॉक्टर ने आगे बताया, उस महिला का कुछ महीने पहले ही मिसकैरेज हुआ था, जिसकी वजह से उसे पेट में दर्द हो रहा था। नाम एक जैसे होने की वजह से ये सारी गलतफहमी हुई थी। डॉक्टर ने अपनी गलती मानते हुए हम सबसे माफ़ी मांगी। मेरा दिल उस समय भगवान को याद करके रो पड़ा था। मेरे पति और सास शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे। मेरे पापा आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया और कहा, यह सब एक गलतफहमी का नतीजा था। इस तरह मेरा घर बर्बाद होने से बच गया। रोहित ने मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने भी उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि गलती उसकी भी नहीं थी। उस समय हालात ही कुछ ऐसे थे कि जो भी सुनता उसके दिमाग में गलत ख्याल ही आते। मेरी सास ने भी मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने अपनी सास को भी माफ़ कर दिया। आज मैं अपने घर में बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और रोहित मुझे बहुत प्यार करता है। मेरी ज़िंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।